आई थिंक 6 सेकंड और आप लोग खाएंगे पिएंगे ना तो एमएस कर देना एमएस 20 सेकंड ठीक है कट कर अब स्टोर फिक्स कर देना 6 सेकंड फिक्स कट कर कितना बड़ा बराबर वो तो खाली टाइम में काम है चाय आया क्या भाई? चाय आया? उसके लिए तो वही जी जी बिल्कुल मुझे याद है अच्छे से बहुत अरसा हो गया Sir, look here. Yeah, this camera, sir.
Thank you. Thank you. All there. Supposed to see you. सेकंड पे आना है बैठने के लिए ये तो सब शुरू देख लीजिए और अभी तो खुदा नहीं मिला। नमस्ते आइए आइए। नहीं बहुत सारी हैं, बालकनी में है सीट्स। हमने सोचा कि आपने सब सीट एक साथ समाज से आम जन अच्छा अच्छा मैम सीट यहाँ पे थोड़ी तारीख ऊपर के बालकनी में जगह है, बहुत जगह आइए वो राइट में अभी What हुआ? थैंक यू भैया Thank you. आइए भाभी आइए फोटो हो गया होगा। अरे नहीं आप मैम हो गया? थैंक यू मैं आपको अभी पकड़ा इसका चमचमाता बना चाहिए कैमरे में अच्छा नहीं लगता सर यहाँ पे सर यहाँ पे पास में थोड़ा एक प्रसून जी का अलग से ले लो किताब जी क्या प्रोफेसर यार On your left. फिर गुलजार साहब से ही साइन करा आइए आइए अमिता सर आइए अदिति अपनी स्लाइड ऐसी ये पीछे आओ। मैम रुकिए मैम रुकिए ना। 1 मिनट। मैम यहाँ पे भैया पीछे हटो भाई पीछे हटना तो फोटो सेल्फी लेने के लिए थोड़े आए मैम रुकिए थैंक यू। अच्छा आराम से अरे अंदर जगह क्लियर रखना पिछला साइड है मैं जाना 25वीं जयंती पर मथुरा में आपकी पहल पर विशेष आयोजन किए गए थे, जिसमें वाणी प्रकाशन ग्रुप गंभीर और बौद्धिक सहभागिता कर रहा था। भारतीय संत परंपरा में संत मीराबाई को समर्पित आजाद भारत में
यह पहला भव्य आयोजन था जिसे विश्व भर में सराहना मिली। उत्तर प्रदेश वज्र तीर्थ विकास परिषद की आप प्रेरणा स्रोत हैं। हम मालिनी जी का स्वागत करते हैं। अदिति जी मालिनी जी को कुछ भेंट करते हुए सभी अतिथियों से निवेदन कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। शुक्रिया। और अब मैं उस शख्स को आवाज दे रहा हूं। कविता संग्रह यदा कदा अयोध्या तथा अन्य कविताएं ड्योढ़ी पर आलाप और विभास, विदुषी गिरिजा देवी पर पुस्तक, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और संगीत पर लता सुरगाथा जो स्वर्ण कमल से सम्मानित हुई, और अब 515 पेजों का ये पहाड़। गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी। ये यतीन्द्र मिश्र हैं जो लिखने को सुरों की तरह साधते, लिखने को एक सुरों की तरह साजते हैं। एक किताब की रचना प्रक्रिया का साक्षी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि लिख लिख कर मिटाना और मिटा मिटा के दोबारा लिखना और लिखते हुए कभी न थकना, ये यतीन्द्र मिश्र हैं। यतीन्द्र भाई आइए इस किताब के बारे में हमें बताइए। पब्लिक में जाने नहीं मिल रहा। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अहम है। आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय गुलजार साहब, आदरणीय हेमा जी, प्रसून भाई, विशाल जी, शीन काफिजान साहब, मालिनी जी, अरुण जी, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, और यहाँ बहुत सारे मित्र बैठे हैं। अगर नाम छूट जाए तो माफ़ करिएगा। अमीश भाई, अमीश त्रिपाठी जी, दिग्गज कलाकार श्री एल.के. पंडित जी, मीता पंडित, तमाम सारे मित्र, सब लोग जहाँ से भी आए, मेरे दोस्त लोग, सबको प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ किताब में कह चुका हूँ। 2-3 बातें बस बताऊँगा आपको। किताब 20 साल पहले शुरू हुई और 14 साल इस तरह से लगे कि बीच में 7 साल जब मैं आदरणीय लता जी पर मैंने काम शुरू किया, लता जी ने कहा कि मतलब मेरा मन था कि उनसे भी काम करूं, और गुलजार साहब की किताब पैदल चल रही थी। अब ये लगता था कि 2 काम साथ नहीं हो सकता। तो मैंने एक दिन गुलजार साहब से बॉम्बे में मुलाकात में होती रहती थी, तो मैंने कहा कि सर दीदी पे भी काम शुरू किया है। तो उन्होंने कहा कि पहले उनका काम खत्म करो, वो मुझसे सीनियर है, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी है। और जब मैं आया था नहीं उसका ब्लैक बल्ब दिखा, मैंने उनसे ब्लफ से कहा कि कुछ लिख दीजिए। तो मुझे लगा कि ढेर सारा कुछ लिखे। हाँ, वही किताब में फिर गुलजार साहब ने आशीर्वाद दिया कि इस किताब को नेशनल अवार्ड मिले। 7 साल ऊपर था तो शायद ज़्यादा मिल जाता। और इस किताब के आमुख में मैंने कुछ लिखा है, वो एक डिस्क्लेमर की तरह है। मैं कतई में है कि इस किताब में जो कुछ भी शाया हुआ उतने से ही एक किरदार आकार लेता है। पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा, सबके अपने अपने गुलजार और अपने ढंग से दूसरों को राहत देने के लिए कभी गीत, कभी शायरी, कभी कहानी, कभी नाटक, तो कभी विमर्श संभव हो सकता है। एक बड़े रचनाकार और इंसान की एक खासियत होती है कि उसे अपने समय में दर्ज करने के लिए जितने भी जतन किए जाएं, एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब लिखने वाले के शब्द सीमित हो जाते हैं, ये दाग फिर भी रचे जाने के लिए बचा रहता है। ये किताब गुलजार साहब से इतनी क्रिया, शायरी, नज़्मों और कहानियों की अवधारणा पर व्याख्या के साथ जीवन संघर्ष के उन अध्यायों का पाठ भी है जिसमें बचपन, विभाजन, दिल्ली प्रवास, मुंबई में फिल्म जीवन की शुरुआत से लेकर एक ज़हीन और तजुर्बेकार शायर बनने की दास्तान मौजूद है। मुझे मालूम नहीं इस काम में कितना कामयाब हुआ, पता है कि उनको सब लोग ऑनर करने के लिए आए हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। गुलजार साहब की पंक्ति कहूँगा कि उससे और भी आगे काम होता रहे। वो कहते हैं, अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो, कि दास्तान आगे और भी है। अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो। धन्यवाद। शुक्रिया यतीन्द्र भाई। आपने एक बात कही कि हम सबके
अपने अपने गुलजार साहब हैं। मंच पर मैं बहुत सारे गीतकारों को बैठा देख रहा हूँ और दर्शकों में कुछ युवा गीतकारों को बैठे देख रहा हूँ। हम सबके अपने अपने गुलजार साहब हैं। पाठकों के, फिल्मी गानों के शौकीनों के, फिल्मों के कदरदानों के अपने अपने गुलजार साहब हैं और इसी का नतीजा है कि इस किताब का प्रथम संस्करण समाप्त हो चुका है और सेकेंड एडिशन का ऐलान हम यहाँ कर रहे हैं। और अब मैं जाने माने शायर शीर काफ निजाम साहब को बुलाना चाहता हूँ। गुमशुदा दहर की गूंजती घंटियां साल 2010 वो कबीर है और पता नहीं कि गालिब और रविंद्रनाथ टैगोर के आशिक सादिक गुलजार साहब कबीर के इस कदर आशिक क्यों है, वही आदमी गालिब को समझ सकता है। साहित्य या अदब या शायरी समझने की नहीं, महसूस करने की चीज होती है और जब वो महसूस होती है तब वो शायरी होती है, वरना वो हकीकी कुश्ती होती है। इस किताब में गुलजार साहब साहित्य और सिनेमा की सरहद पर खड़े, जो मैंने आपकी किताब से पढ़ा कि साहित्य और सरहद पर खड़े रहने के बावजूद ये साहित्य को फिल्म के हवाले से और फिल्म को साहित्य के हवाले से समझते। मसला ये है कि जो भी लिखा जाता है वो एहसास से लिखा जाता है, लेकिन जो पढ़ा जाता है वो अल्फाज में पढ़ा जाता है। इसी वक्त ये है कि एहसास को अल्फाज में पढ़ना हर किसके बस की बात नहीं होती। हम सब जानते हैं अक्सर ऐसी भी कहानियां जिनमें किरदार नहीं होता, लेकिन एक कहानी में कई किरदार संभव है, मुमकिन है, लेकिन एक किरदार में कई कहानियां होती हैं। अगर ये देखना हो तो गुलजार साहब को उसकी दो वजह है, उसकी दो वजह है। वो एक ही वक्त में कहानीकार भी है, पटकथा लेखक भी है, स्क्रीन पे राइटर भी है और डायरेक्टर भी है। और मेरा ख्याल है कि जो लोग यहाँ थिएटर में काम करते हैं वो कोई वाकिफ होंगे कि ये झगड़ा होता है कि आखिर थिएटर या ड्रामा किसका मीडियम, डायरेक्टर का या राइटर का। गुलजार साहब कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ डायरेक्टर का मीडियम, और ये लाख टके की बात वो है जैसे राइटर्स एट वर्क की किताब है जिसमें बहुत सारे फिल्मों के पहले जो कहानी हम सुनते थे माओ से, दादियों से, दास्तान गुओं से, अब मुरारी बाबू से सुनते हैं, तो पहले जो कहानियां हम सुनते थे उसमें हम ये है कि आंखों से दुनिया को देखते थे। आज है लेकिन हमारी मामा कीजिए, हमारी माएँ और बहनें और दादा दादियाँ कहानी कहने का हुनर भूल चुकी हैं। अब वो कोगोर हंगामा देखते हैं बच्चे, वैसी बातें करें। लेकिन अब जो कहानी लिखी जाती है वो कलम की तन, और मैं समझता हूँ कि उनके उस मोड़ पर भी वो इसी तुझे राहु लगे और राहु लगने का मतलब आप सब लोग बखूबी समझते हैं। असल क्या है कि इनके लफ्जियात ऐसे हैं कि इमेज लफ्जियात में समाती नहीं। जैसे कई बार होता है कि समंदर की मौजें, आप कभी मुशाहिदा कीजिए इसी समुद्र को, इसकी मौजों में इतने बारे में इनके बाबा सर एक सेकंड। गुलजार साहब से कौन प्रेरित किया होगा? मैं कह रहा था कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो कुछ पतंगें इधर उधर लड़ती दिखती हैं, लेकिन हमेशा आसमान में नजर जाती एक पतंग होती है जो ऐसा लगता है हमेशा से वही थी, ठहरी हुई सी बीच में आती है। और हम रामपुर में रहते थे, कनकौआ कहते थे, बड़ी पतंग, वो देखो वहां जाना है उस पतंग को लेकर। वो एक ठहरे हुए व्यक्तित्व की पहचान है, वो पतंग। गुलजार साहब वो पतंग जो मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि आसमान का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि वहां हमेशा थी और हमेशा रहेगी। कल्पना करना मुश्किल है कि हम मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे, खुल के मुस्कुरा ले तू
दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज़े बजाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे। झील एक आदत है तुझ में, पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है, खिली खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। हेमा जी, चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है, प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है। कुछ थैंक यू वेरी मच आदरणीय हेमा जी, इंदिरा साहब, एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। कैमरा नहीं दिखेगा तो प्लीज सब बैठिए। सुजीत थोड़ा नीचे लेना, लाइट बढ़ाओ मैडम आपके नीचे जिसका भी फ्लैश है नीचे रखो। लाइट बढ़ाना भाई। यतीन्द्र मिश्र की किताब गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी, और इस किताब से पर्दा उठने की ये घड़ी मनोज मुंतशिर जी, प्लीज आप भी मंच पर आए। अरे मोबाइल लेना, पीछे लेना थोड़ा।
अनूप सोनी जी और राजेश तेलंग जी, आप भी कृपया मंच पर आएं। Come now, Anwar. आइए ना ऊपर आइए। 2 मिनट। Just a photo of it. Come now. ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, सन 1975 हिंदी सिनेमा के लिए बड़ा क्रांतिकारी साल था। उस बरस 2 ऐसी फिल्में आई जो 2 अलग अलग सिरों पर खड़ी थी, और दक्षिणी ध्रुव है। एक सिरे पर थी रमेश सिप्पी की शोले, दूसरे सिरे पर थी गुलजार साहब की खुशबू, एक शानदार अभिनेत्री जिन्होंने कुसुम के किरदार में अपने अभिनय की खुशबू बिखेरी थी। और रुपए स्थान है, एक कविता है। इसके 2 बरस बाद आई किनारा, आरती सान्याल की मुश्किलों से भरी जिंदगी की दास्तान, घुंघरुओं की झनकार और आंसुओं की मोती पिरोए गए थे इस कहानी में। हिंदी सिनेमा के इतिहास की 2 नायाब फिल्में। पर ये कारवां यहीं नहीं रुका। इसके 2 बरस बाद आई मीरा, करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। और फिर एक अफसोस रह गया कि देवदास बन न सकी। यतीन्द्र जी ने इसका जिक्र किया है, लेकिन का जिक्र भी मैं यहाँ करना चाहूंगा। गुलजार साहब और बेमिसाल हेमा जी के फिल्मी सफर के मील के पत्थर, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, मैं हेमा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और बतौर मुख्य अतिथि अपनी बात रखें। हेमा मालिनी जी। राधे राधे। शायर, डायरेक्टर, पोएट, लिरिसिस्ट गुलजार साहब, चीन कैफ निजाम जी, विशाल भारद्वाज, प्रसन्न जोशी जी, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी, अरुण महेश्वरी जी, मालिनी अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित सुभाष जी, मनोज जी, और आप सब भाइयों बहनों, सबको मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ पर इतने सारे कवि साहित्यकार बैठे हैं, वहाँ पर मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है यतेंद्र जी ने। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने नहीं सोचा कि आप सबके बीच में मैं फिट होऊंगी कि नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम हियर विथ यू। आज की शाम एक ऐसी शाम, ऐसी एक है हाउ, बिकॉज दोज डेज वी हैड टू डू लॉट ऑफ हेयर स्टाइल, यू नो, लाइक all those heavy wigs and all we wear, and then that is how that look was. और यहाँ पे आए तो पहले तो no, you have to remove nothing. You be natural as you are. No wig, nothing. So you are my own hair. You're the character.